टू रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11th। गाइस ये चैप्टर कराने से पहले मैं आपको ना सारा पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब बेसिक्स आता हूँ ना, बेसिक सारे पता हूँ, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। देखो गाइस, रिलेशंस एंड फंक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं रिलेशंस। रियल लाइफ में हमारे रिलेशंस क्या होते हैं, रियल लाइफ रिलेशंस। पूरा ढंग से पूरा बेसिक्स बताऊंगा पूरा, ताकि सारा क्लियर हो जाए, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। रियल लाइफ में रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे आप देखो, एक हमारा रिलेशन होता है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, ये एक रिलेशन होता है। और एक और क्या रिलेशन हुआ, जैसे फादर सन रिलेशन हो गया, फादर कॉमा सन, ये एक रिलेशनशिप हो गया। एक हो गया टीचर कॉमा स्टूडेंट रिलेशनशिप हो गया, टीचर कॉमा स्टूडेंट, ये एक और रिलेशन हो गया। ऐसे बड़े सारे रिलेशन होते हैं, जितने मर्जी मान लो, ठीक है। जो मैं आपको रियल लाइफ के रिलेशन बता रहा हूँ, रियल लाइफ में क्या क्या रिलेशन होते हैं। अब हमारे मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होते हैं, देखो मैथ्स, मैथ्स में क्या रिलेशन होंगे, जैसे हमें दिया होगा 2 जो है छोटा है 7 से, ये एक रिलेशन हो गया हमारा। ऐसे ही कोई रिलेशन दिया होगा, समझ लो कि 5 जो है बड़ा है 3 से, ये एक रिलेशन हो गया। ऐसे ही अगर जैसे हमें पहले वाली क्लासेस में हमें दिया होता था m पैरेलल टू l, ऐसे बोला होता था हमें कि m लाइन जो है वो पैरेलल टू है l लाइन के, m पैरेलल टू l, ये भी एक रिलेशन हो गया। ऐसे ही हमें जैसे हमने हमने सेट्स चैप्टर में जो पढ़ा है, उसमें था a इज सबसेट ऑफ b, ये भी एक रिलेशन हो गया हमारा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, जितने मर्जी गिन लो मैथ्स में। देन अब एक चीज देखो, रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर्स, ये चीज याद रखना। रिलेशन जो है वो हमेशा पेयर्स में होता है, कभी भी सिंगल नहीं मिलेगा आपको रिलेशन। देखो जैसे ये मैंने लिखा 2 जो है छोटा है 7 से, कभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 जो है छोटा है, वैसे ऐसे कभी नहीं लिख सकता मैं। हमेशा साथ में मुझे एक और इसका पेयर देना पड़ेगा, मतलब 2 जो है छोटा है 7 से, मुझे ये बोलना पड़ेगा। इसलिए रिलेशन जो है हमेशा पेयर्स में होते हैं। ब्रदर कोमा सिस्टर, देखो ये एक पेयर हो गया। फादर कोमा सन, ये भी एक पेयर हो गया। एम और एल, ये देखो दो चीजें हैं, ये भी एक पेयर हो गया। ए और बी 2 सेट हैं, ये भी पेयर हो गए। हमेशा आपको पेयर्स में ही मिलेंगे रिलेशंस। ओके। अब गैस एक एग्जांपल मुझे एनसीईआरटी में से दिख रहा है। जैसे उन्होंने बोला हुआ है डी एल, जैसे हमारी कोई नंबर प्लेट होती है गाड़ी वगैरह बाइक की, DL10, और आगे ले लो नंबर कोई भी 9392 कुछ भी ले लो। अब जैसे देखो ये एक रिलेशन का ना एग्जांपल है। जो हमारी नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की या बाइकों की, उनमें जो पहले 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या बताते हैं कि ये जो गाड़ी है या ये जो बाइक है वो किस सिटी की है, किस सिटी की है या किस स्टेट की है। मतलब सिटी रहने दो, स्टेट स्टेट समझो, किस स्टेट की है या किस यूनियन टेरिटरी की है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन जो हमारी दिल्ली है ना, वो यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट नहीं है। ये पहले जो 2 अल्फ़ाबेट होते हैं वो यही बताते हैं कि ये किस स्टेट की गाड़ी है बाइक है, बताओ। ठीक है। अब उसका जो रिलेशन होता है वो अगले 2 जो नंबर होते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। देखो क्या, जो पहले जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो तो बता रहे हैं कि हमारी गाड़ी दिल्ली की है, पर जो अगले 2 नंबर्स हैं ना, वो बता रहे हैं कि दिल्ली में किस जगह की है। अब जो DL10 है, ये होगा रजौरी गार्डन की गाड़ी है, रजौरी गार्डन, दिल्ली में जगह है एक रजौरी गार्डन, उसकी गाड़ी है। तो ये रिलेशन बनाया हुआ इन्होंने, रिलेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है। ऐसे अगर जैसे देख लो राजस्थान की गाड़ी है, RJ लिखा होगा, आगे 31, ऐसे कुछ कोई भी हो सकते हैं नंबर, RJ31 कुछ भी मान लो, यहाँ पे 0123 कुछ भी मान लो, नंबर नंबर कुछ भी हो सकता है। अब पहले 2 अल्फ़ाबेट से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरी गाड़ी है राजस्थान की है, राजस्थान की गाड़ी है, इससे मुझे ये पता लग गया कि गाड़ी राजस्थान की है। देन अगले 31 से क्या पता लगा कि राजस्थान के अंदर किस जगह की गाड़ी है। तो ये इन्होंने रिलेशन बताया होता है हमेशा। तो ये पहले 4 से क्या पता लगता है हमें, कि पहले 2 से पता लगता है कि किस, मतलब किस स्टेट की गाड़ी है। और उसके बाद जो 2 दिए होते हैं, यहाँ पे 10 की जगह कुछ भी हो सकता था, 8 हो सकता था, 9 हो सकता था, 15 हो सकता था। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली के अंदर किस जगह की गाड़ी है, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर होता DL8, DL08 होता, 9392 ऐसे कुछ होता, तो जो 8 है ये जोन होता है, कोड होते हैं ये, मतलब। ठीक है, पहले तो ये समझ आ गया कि ये दिल्ली की गाड़ी है, फिर दिल्ली के अंदर कहाँ की गाड़ी है वो इससे पता लगता है। ये रिलेशन दिया होता है हमेशा। ठीक है, ये रिलेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया होता है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन अब जैसे देखो, एक एग्जांपल ले लो। जैसे कोई मेरा सेट है ए, उसमें सारी स्टेट्स दी हुई हैं,
स्टेट्स दी हुई हैं, जैसे मान लो एक मेरी स्टेट दी हुई है दिल्ली, मान लो एक एमपी मान लो, एक मान लो कर्नाटका, कोई भी मान लो, ठीक है। ये तीन हमारी स्टेट दी हुई हैं और एक जैसे हमें कोड, इन स्टेट्स के कोड्स होंगे, जैसे ये 10 है ना, 10, ये 8, ये 31, ये सारे कोड्स होते हैं। अब जैसे मुझे कोड्स दिए हुए हैं, कोई सेट मान लो बी, उसमें हमें कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मान लो बी इज इक्वल्स टू, ये हमारे कोड्स हैं, क्या होंगे, जैसे जी ये मान लो 10 मान लो, 12 मान लो, 14 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करे, ये हमारे कोड्स हैं। ओके, अब हमें ना इनके पेयर्स बनाने हैं, ए और बी के पेयर्स बनाने हैं। क्या क्या पेयर्स बना सकते हो आप खुद सोचो। जो हमारी स्टेट्स हैं, ये 3 स्टेट्स दी हुई हैं और ये हमें दिए हुए हैं इनके कोड्स। इन कोड्स को यूज़ करके हमें पेयर्स बनाने हैं। क्या क्या पेयर्स बना लोगे, देखो जैसे एक मैं पेयर बना लूँगा इससे, देखो ऐसे बनेंगे पेयर। डीएल का सबसे पहले एक 10 से पेयर बन जाएगा, एक पेयर हो गया। फिर डीएल का किससे पेयर बन जाएगा, फिर डीएल का पेयर बन जाएगा 12 से, ठीक है, एक 12 से पेयर बन गया। अब ऐसे ही एक और पेयर बन जाएगा 14 से। ये 3 पेयर बन गए डीएल से। तो अब यहाँ पे ये लिख दो, सबसे पहला पेयर डीएल कोमा 10, सेकेंड पेयर डीएल कोमा 12, थर्ड पेयर डीएल कोमा 14। ये 3 पेयर बने खाली डीएल से, एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब हम आ जाएंगे एमपी पे, मध्य प्रदेश पे। अब इससे कितने पेयर बनेंगे, इससे देखो एक बन जाएगा डी एमपी का 10 से, देन बन जाएगा एमपी का 12 से, देन बन जाएगा एमपी का 14 से। ऐसे बन जाएगा पेयर, लिख दो बस ये चीज़ यहाँ पे, एमपी का 10 से, एमपी का 12 से और एमपी का 14 से। इसके भी 3 पेयर बन गए एमपी के। अब ऐसे ही कर्नाटका के बना दो, कर्नाटका कोमा 10, कर्नाटका, ये मेरे को बताने का आपका मतलब है, ठीक है ना। एक मिनट ये समझ लो, फिर बताता हूँ मैं ये होता क्या है। कर्नाटका कोमा 12 कोमा कर्नाटका कर्नाटका कोमा 14। अब देखो कितने पेयर बनेंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर बन गए। अब ये मैं बताता हूँ, ये आपको सबसे पहले ये देखो, ये जो पेयर बने हैं ना हमारे, ये जो सारे पेयर बने हैं, ये बना क्या है असली में, ये बना है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे देखो ये हमारा ए सेट था, ये बी सेट था, तो ये हमारा आया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये हमारा ए क्रॉस बी आया है। इसको हम ए क्रॉस बी को कहते क्या है, जैसे कोई 2 सेट होते हैं ना, जब हम उनका क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारा सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है एक सेट से दूसरे सेट के कितने पेयर बन सकते हैं वो सारे लिखने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। वो मैंने आपको सिखा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है। पहले एक ले लिया, पहले सेट में से एक चीज़ ले ली, एक एलिमेंट ले लिया, उसके तीनों से करा दिया। जैसे एक दिल्ली एलिमेंट ले लिया था मैंने, उसके अगले सेट के तीनों एलिमेंट में से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया। मतलब इसमें एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे 2 इंटू 3 हम मैथ्स में करते हैं, 2 इंटू 3 6 होता है, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें बस ऐसी मल्टीप्लाई होता है, डीएल कोमा 10, ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कुछ भी कह लो, क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, ठीक है। ऐसे ही एमपी से होता है, एमपी से तीनों से करा दिया, फिर कर्नाटका से तीनों से करा दिया। तो ये जो फाइनल जो हमारा आंसर निकलता है, इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो गया खत्म। देन अब देखते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो ये होते हैं ना हमारे, ये एक ये हो गया डीएल कोमा 10 हो गया, डीएल कोमा 12 हो गया, डीएल कोमा 14 हो गया, ये एमपी कोमा 10, एमपी कोमा 12, एमपी कोमा 14, ये जो सारे पेयर्स बन रहे हैं ना, ये जो सारे पेयर्स बन रहे हैं एमपी कोमा 14, इन सबको कहते क्या हैं, इन सबको क्या कहते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, डीएल कोमा 10 इसको क्या कहेंगे, डीएल कोमा 12, ये सारे जो जितने भी है ना, इनको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ये चीज़ याद रखना, ये टर्म है एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं हम इन्हें। और एक और चीज़ देखो, जैसे हमारे देखो फर्स्ट सेट में कितने कितने एलिमेंट थे, 3 ना, 1 2 3। सेकंड सेट में भी कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। और जो हमारा फाइनल ए क्रॉस बी है, उसमें देखो कितने एलिमेंट हैं, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना पहले वाले सेट में, उसका मल्टीप्लाई जब हम करें ना,
दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो आंसर में हमेशा हमारे को क्रॉस, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी आते हैं ना, ये आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। कैसे देखो, इसमें थे हमारे 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ ए में तो 3 एलिमेंट है ना, तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इन टू में नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, मतलब ये जो बी सेट है हमारा, इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी कितना है 3 हो गया। इज इक्वल टू देखो 3 इंटू 3 9 होता है, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें देख लो, वेरीफाई करके देख लो, 9 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक हमारा फॉर्मूला, ये याद रखना, बहुत बार यूज होगा एक्सरसाइज में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू होता है हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब जैसे देखो, बी वाले सेट में अगर मेरे जैसे 2 एलिमेंट होते हैं, 10,12 भी होते खाली बस, ठीक है, 2 एलिमेंट होते हैं, तो मेरा आंसर क्या आता, ए में 3 है और इनटू में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जितने बी हैं कितने हैं 2 इज इक्वल टू 6 आंसर आता है मेरे। तो यहाँ पे मेरे कितने निकलते, यहाँ पे 9 की जगह ना 6 निकलते। ये जैसे अभी मेरे 9 आया ना, यहाँ पे 9 नहीं आते, 6 आते। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। इतना हो गया। अब गाइस बस एक लास्ट फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे गाइस हमें कोई सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1,2, ये हमें कोई सेट दिया हुआ है, ओके। और ऐसे ही हमें कोई सेट दिया हुआ है, मान लो बी इज इक्वल टू 3,4, ये हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं। अब इसका हमने ए क्रॉस बी निकालना है, जैसे ए क्रॉस बी, ऐसे ही जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम 1 को पहले 3 4 के साथ लिख देंगे, 1,3 एक ये लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर लिख देंगे 1,4 1,4। अब ऐसे ही 1 खत्म हो गया, अब 2 पे आ जाओ, 2,3 देन 2,4, सबके साथ कॉमा जरूर लगाते जाना, ठीक है। ऐसे ही किया मैंने, देख लो, 1 को पहले लेके गया, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर ऐसे ही 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ए क्रॉस बी। अब गैस देखो, मैंने जो फॉर्मूला बताना था वो बता रहा हूँ। अब जैसे हमें कोई पूछे कि इसमें बताओ कितने रिलेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये एक फॉर्मूला, बस ये ध्यान रख लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन, कोई पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी हैव, ये लिख दो बस। अब देखो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट गिनो इसके कितने, देखो जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, एक ये 2 एलिमेंट हो गए, ये 3 ये 4, टोटल 4 एलिमेंट है। ये पूरे को हम एक ही एलिमेंट गिनेंगे, जो 1,3 है ना, ये पूरा एक है, 1,4 पूरा एक है, 2,3 एक है और 2,4 एक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो मुझे पता है कि हमने सेट्स चैप्टर जब पढ़ा था इससे पहले, उसमें हमने सबसेट्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स का फॉर्मूला होता है सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 4। नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैव कितने हैं, ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होगा, लिख दो बस यहाँ पे 16, दैट्स इट। नंबर ऑफ रिलेशन का ये फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बस ये 2-3 ही फॉर्मूले जो मैंने बताया ये याद रख लेना, एक ये और एक ये, और ये क्रॉस प्रोडक्ट तो बस आपको निकालना आना चाहिए। ये आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी, इतनी ईजी एक्सरसाइज है, बस इतना याद रख लो। अब गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का गाइस क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हमें ये 2 ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, x/3 + 1, y - 2/3, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जैसे ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं, DL, 10 इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जैसे ब्रैकेट्स में 1 ब्रैकेट्स में ऐसे सर्कल वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनमें लिखे होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। जब भी हमें गाइस एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दिया हो, जैसे देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, जब भी हमें ये एक दूसरे के इक्वल दिए होते हैं ना, तो हमेशा पहला वाला पार्ट कॉमा से पहले जो पार्ट होता है वो पहला वाला पार्ट होता है, वो ये पहला वाला पार्ट इस पहले वाले पार्ट के इक्वल होता है, और जो दूसरे वाला पार्ट होता है जो कॉमा के बाद है सारा, दूसरे वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के इक्वल होगा, ओके।
पहले वाला पार्ट पहले के इक्वल, दूसरे वाला पार्ट दूसरे के इक्वल। जब भी हमें ऐसे इक्वल दिए होते हैं साइन बीच में, तो क्या हो जाएगा, x/3 + 1 = 5/3, ये एक हो गया। और दूसरा हो जाएगा y - 2/3 = 1/3। हमें कह रहे हैं वैल्यूज निकालो x एंड y की, इससे हमारे x एंड y की वैल्यूज निकल जाएंगी। देख लो, x/3 + 1 है, इसको कर दो x/3 = 5/3, 1 इधर चला जाएगा तो -1 हो गया। देन इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा x/3 = 5 - 3/3, कितना आ गया, 2/3। तो x/3 = 2/3 आ गया मेरा। देन इसी 3 से 3 को काट दो, तो कितना आ गया हमारा, x = 2। जिसको भी गाइस एलसीएम लेना नहीं आता, तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं बेसिक्स पे, ठीक है, उसमें एक बेसिक नाम पे वीडियो होगी, बेसिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें एलसीएम लेना मैंने सिखाया हुआ है। x = 2 आ गया मेरा इधर। देन अभी इधर देखो क्या आ जाएगा, y = 1/3, ये -2/3 इधर जाके +2/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, y = 3, एलसीएम ले लिया, 1 + 2, y = कितना आ गया, ये हो जाएगा 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल, y = 1 आ गया मेरा। तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी। बस ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। बस इस कंसेप्ट को याद रखना, जब भी हमें दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हो, तो हमेशा पहले वाला पहले के इक्वल होता है, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल होता है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए के पास 3 एलिमेंट है, तो मतलब लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए = 3। ओके, देन कह रहा है एंड द सेट बी = 3, 4, 5 कह रहा है। सेट बी हमें दिया हुआ है और कह रहा है सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है। तो मैंने अभी इतना लिख दिया, यहाँ पे लिख दो b = 3, 4, 5, इतना हो गया। फिर कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। कह रहा है a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने देखा कितने होंगे, चलो देखते हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले बेसिक में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होता है, = होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी पहले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b मेरे से पूछा हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a के मुझे पता है 3 दिए हुए हैं, और b में इन्होंने डायरेक्ट 3 बोला नहीं हुआ है, बट हमें सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इससे हमें तो साफ पता लग रहा है 3 है इसमें भी, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हो गए, 3। तो कितना आ गया आंसर, 9। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन 2 भी। बस गाइस इस चैप्टर को करने से पहले सेट्स चैप्टर जरूर अच्छे से कर लेना, वरना चैप्टर बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है। सेट्स चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो 9 हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b = 9। दैट्स इट, क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है इफ g = ये एक हमें सेट दिया हुआ है g के अंदर 7, 8 है, और एक सेट दिया हुआ है h = 5, 4, 2 दिया हुआ है। ओके, और हमें कह रहे हैं g क्रॉस h निकालो एंड h क्रॉस g निकालो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, पहले g क्रॉस h फिर h क्रॉस g। तो निकालते हैं, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा, सबसे पहले g क्रॉस h कह रहे हैं, तो g क्रॉस h निकाल देंगे। g क्रॉस h क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 7, 5 लिख दिया मैंने। देन आ जाएगा 7, 4, एक लिख दिया मैंने 7, 4। देन एक और आ जाएगा 7, 2 लिख दिया मैंने। देन अब 7 खत्म हो गया, 7 के तीनों आ गए। अब 8 पे आ जाओ, पहला हो जाएगा 8, 5। देन दूसरा हो जाएगा 8, 4। देन तीसरा हो जाएगा 8, 2। ये हमारा g क्रॉस h आ गया। अब g क्रॉस h तो ठीक है, अब हमें कह रहे हैं h क्रॉस g निकालो। h क्रॉस g कैसे निकलेगा, अब h को पहले लिख लो, g को बाद में लिख लो। देखो हम कैसे करते थे, g जैसे हमें g क्रॉस h निकालना होता था, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले g का पहला वाला एलिमेंट लिया, उसको 5 से करा दिया, फिर दोबारा पहला वाला लिया, उसको 4 से करा दिया, फिर पहला वाला लिया 7, उसको 2 से करा दिया, ऐसे ही करते थे। फिर ये खत्म हो गए, फिर 8 को ले लेते थे, 8 को 5 से करा दिया, 8 को 4 से करा दिया, 8 को 2 से करा दिया, ऐसे ही कराते थे हम। तो ऐसे हमारा g क्रॉस h निकल गया। तो हमारा h क्रॉस g कैसे निकलेगा, h क्रॉस g निकालने के लिए h को पहले लिख लो, h = 5, 4, 2, और g को बाद में लिख लो, क्योंकि h क्रॉस g निकाला ना हमने, पहले h है फिर g है,
तो h पहले लिख लो, g को बाद में लिख लो, g इज इक्वल टू 7,8 ऐसे लिख लो। देन अब निकाल दो, h क्रॉस g क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, वो भी बताता हूँ। h क्रॉस g इज इक्वल टू, सबसे पहले h का पहले वाला ले लो 5, 5 को कराओ 7 से, फिर 5 को कराओ 8 से, कितना आ गया 5,7 पहले, फिर आ गया 5,8। तो 5 खत्म हो गया, फिर 5 वाला पार्ट खत्म हो गया। देन हम आ जाओ 4 पे, 4 को कराओ 7 से, 4,7, फिर 4 को कराओ 8 से, 4,8, इतना हो गया। देन आ जाओ 2 पे, 4 हमारा खत्म हो गया। देन आ जाओ 2,7 आ गया। देन एक और आ गया 2,8, 2,7 हो गया, 2,8 आ गया, 2,8 यहाँ लिख देता हूँ, खत्म। तो हमारा जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी आ गया। अब गाइस ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखो इसको, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी को, ये आपको कहीं से भी इक्वल लग रहे हैं। ये 7,5 है, ये 5,7 है, ये 7,4 है, ये 4,7 है, उल्टा लिखा हुआ है। कभी भी ना, कभी भी जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, हम जैसे पहले 9, 10 में पढ़ते थे, एक हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 4,7, हम प्लॉट करते थे 4,7 को ग्राफ पे, ऐसे जैसे प्लॉट पे हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे 4,7 करते नहीं थे। अब कभी भी हमारा को 4,7 7,4 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जब भी जैसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, हमने जैसे 4,7 आ गया यहाँ पे, हमारा कुछ यहाँ पे आ गया, तो 7,4 कहाँ आएगा, कहीं और आएगा 7,4, यहाँ पे कहीं आएगा। कभी भी दो पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट है 4,7 और 7,4। अब ऐसे ही ये वाली बात है, देखो यहाँ पे हमारा 7,5 है, ये 5,7 है, इक्वल हो ही नहीं सकते ये। ऐसे यहाँ पे देखो ये 7,4 है, ये 4,7 है, ये भी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो ये 7,2 है और यहाँ पे 2,7 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो हमें इसको देख के क्या पता लगा, इतना बड़ा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखो, जब भी हमारे जो कोई कोऑर्डिनेट जैसे लिखा होता है ना, जैसे 4,7, 3,2, 2,3, वो कभी भी इक्वल नहीं होते। ऐसे जैसे ये 4,7 हो गया, हम इसको उल्टा कर दें अगर 7,4, ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, जी क्रॉस एच इक्वल नहीं है एच क्रॉस जी के। ये वैसे हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए लिखा, मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। क्वेश्चन में तो बस हमारा यहीं पे ही खत्म हो गया, यहीं पे फिनिश हो गया। क्वेश्चन में बस हमें जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालने के लिए लिखा है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कभी भी हमारा जी क्रॉस एच क्रॉस जी के इक्वल नहीं होता। वो हमें कैसे पता लगा, कोऑर्डिनेट्स देख लो, 4,7 कभी भी 7,4 के इक्वल नहीं आएगा। आप चाहे प्लॉट करके देख लो ग्राफ पे, कभी भी इक्वल आएगा नहीं है। तो एक ये जी क्रॉस एच कभी भी इक्वल नहीं होता एच क्रॉस जी के। तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें 3 दिए हुए हैं, इसमें कह रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स बताओ। कह रहे हैं इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कह रहे हैं रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, आंसर फर्स्ट। क्या कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू m कोमा n, p हमें दिया हुआ है m कोमा n, q दिया हुआ है n कोमा n, q इज इक्वल टू n कोमा m दे रहा है, और कह रहा है देन p क्रॉस q इज इक्वल टू m कोमा n होगा, ये पूछ रहा है। ये तो मुझे देखते ही पता लग रहा है रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, ठीक है। और p क्रॉस q के अंदर टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, पर इसके अंदर तो 2 ही हैं, एक ये और एक ये, एक ये है देखो, एक ये है और एक ये है, टोटल 2 ही एलिमेंट है। इसके अंदर 4 होने चाहिए थे, तो मुझे देखते ही पता लग रहा है रॉन्ग है। पर अगर इन्होंने पूछा था ट्रू और फॉल्स, तो मैं खाली फॉल्स लिख के छोड़ देता, पर आगे इन्होंने बोला हुआ है इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो मैं इसको लिख देता हूँ। पी क्रॉस क्यू को क्या लिख दूंगा, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका कराऊंगा एम कोमा एन, एम कोमा एन, एक ये बन गया पेयर। देन बनाऊंगा एम कोमा एम, एम कोमा एम, ये एक पेयर बन गया। देन अब m खत्म हो जाएगा, n पे आ जाऊंगा, n कोमा n, देन कोमा लगाया n कोमा m, ये 4 आएंगे इसके अंदर, इन्होंने 2 ही लिखे हुए थे,
तो यहाँ से तो मुझे देखते ही पता लग गया था फॉल्स है, तो हेंस फॉल्स, यहाँ पे लिख दो फॉल्स। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा ये है। मैं आपको सबसे पहले ना इसका पहले कंसेप्ट बताता हूँ। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे एक कोई हमें सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका मैं कंसेप्ट बता दूँ। जैसे हमें कोई सेट दिया हुआ ए इज इक्वल टू 1,2, एक हमें कोई सेट दिया हुआ है, ओके। और एक कोई सेट दिया हुआ है हमें बी इज इक्वल टू 3,4 मान लो, ये हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं। अब इसका जैसे मैं अगर ए क्रॉस बी कराता हूँ, ए क्रॉस बी कराता हूँ तो क्या आएगा? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही आएंगे। अब देखो ये हमने लिख दी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हुई ए क्रॉस बी की रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती थी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ सेट्स में, जैसे हम ये 1,2 लिखा है, ये 3,4 लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें एक्स इज सच दैट एक्स आ जाता है, जैसे ये आ जाता है एक्स इज सच दैट एक्स, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। देन अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इस ए क्रॉस बी को ही देखो इसमें लिखेंगे। इसमें पता क्या होता है, जो पहले वाला एलिमेंट होता है ये होता है एक्स, और जो दूसरे वाला होता है ना, ये पहले वाला जो है ये एक्स हुआ, ये जो दूसरे वाला है इसको वाई कहते हैं, ठीक है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई इज सच दैट, ऐसे लिखते हैं, ये सीख लो। एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू है ए के, एंड वाई जो है बिलोंग्स टू है बी के। बताता हूँ मैं क्या है, ठीक है। वाई जो है बिलोंग्स टू है बी के। अब देखो जितने भी पहले वाले हैं, जितने भी पहले वाले देखो, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये कभी भी देख लो, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में देख लो, ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख लो, जितने भी पहले वाले हैं ना सारे, वो हमेशा पहले वाले सेट को ही बिलोंग करेंगे, ए को। देख लो ये 1 है, 1 भी ए में है, ये 1 है, 1 ए में है, 2 जो है वो भी ए में है, ये वाला 2 जो है वो भी ए में है। और जो जितने भी दूसरे वाले हैं मतलब वाई, जैसे ये एक्स, एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। पहले वाले सारे एक्स होते हैं, दूसरे वाले सारे वाई होते हैं। जितने भी सारे पहले वाले होते हैं वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं। जितने भी ये दूसरे वाले हैं वो बी को बिलोंग करेंगे, ओके। कभी भी देख लो, जैसे 3 हो गया, 3 इसको बिलोंग कर रहा है, 4 है, ये भी 4 इसको बिलोंग कर रहा है, ये 3 है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये 4 है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। दूसरे वाले सारे बी को बिलोंग करेंगे, पहले वाले सारे ए को बिलोंग करेंगे। तो मैंने यही चीज़ लिखी है, एक्स कॉमा वाई, इसको मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना, जितने भी हैं सारे, उसको मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया। मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स जो है, जो पहले वाला है मेरा, वो बिलोंग करेगा ए को, एंड दूसरे वाला जो है, एंड वाई जो दूसरे वाला है वो बिलोंग करेगा बी को। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये चीज़ लिख लो, जो ए कॉमा बी है ना, वो कभी भी फाई नहीं होंगे। ये बताता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं ये। अब जैसे देखो मैंने मान लिया कि बी सेट फाई है, मान लो कुछ भी, ठीक है। मैंने मान लिया बी सेट मेरा फाई है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, मैंने एम्प्टी सेट मान लिया। इसको एम्प्टी सेट को फाई ये भी कह सकते हैं ना, एक ही बात है। मैंने मान लिया मेरा बी सेट एम्प्टी है, मतलब फाई है। अब इसका देखो ए क्रॉस बी कराओ, कुछ होएगा? कुछ होएगा नहीं। अब क्या लिखोगे? जैसे मैंने ए क्रॉस बी में इसमें क्या लिखा, 1,3 लिखा, 1,4 लिखा, ऐसे लिखा। इसमें क्या लिखोगे? 1, क्या लिखोगे? 1 के बाद कुछ भी नहीं लिख पाओगे। इसमें फिर 1, 2 के बाद क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो कोई भी सेट हमारा फाई नहीं होना चाहिए जब भी हम ए क्रॉस बी करें। अगर कोई भी सेट फाई आएगा तो हमारा ए क्रॉस बी भी फाई होएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी सेट, अगर ए भी फाई होता ना और बी अगर कुछ होता है, जैसे बी 3,4 है और अगर ए मेरा फाई है, तो भी ए क्रॉस बी हमेशा फाई ही आएगा, ओके। ये चीज़ याद रखना, कोई भी इन दोनों में से सेट फाई नहीं होना चाहिए। अगर फाई होगा तो ए क्रॉस बी कभी निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू फाई। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चंस में दी होगी ये। दोबारा बताता हूँ, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म शुरू कर रहा हूँ। एक्स कॉमा वाई, जो हमारा एक्स कॉमा वाई है, इज सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स करेगा ए के,
जो y है बिलोंग करेगा b के, और जो मेन कंडीशन है वो जरूर दे देनी है, जो a कॉमा b है ना कभी भी 5 के इक्वल नहीं होंगे, ए भी नॉट इक्वल टू 5 होगा एंड बी भी नॉट इक्वल टू 5 होगा, इन दोनों में से कोई भी सेट 5 नहीं हो सकता। अब देखो, अब आ जाओ इसी पे, यही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में जो मैंने बताई है ना, वो चीज इन्होंने लैंग्वेज में लिखी हुई है और कुछ नहीं है। ये सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कह रहे हैं ए और बी हमारे कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब उनमें कुछ है, जैसे इनमें कुछ है ना वैसे उनमें भी कुछ है ए और बी में, ए और बी सेट ऐसे दिए हुए इन्होंने, कह रहे हैं एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है वो, मतलब खाली नहीं है वो, उनके अंदर कुछ है। कह रहे हैं कि फिर देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, फिर ए क्रॉस बी भी कुछ आएगा, नो एम्प्टी तो आएगा नहीं, मैंने बताया अगर एम्प्टी तभी आएगा जब इन दोनों में से एक 5 है, तो ये तो नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी भी जो आएगा नॉन एम्प्टी आएगा, यहाँ तक ठीक है हमारा। ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट, यहाँ से कह रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यही चीज जो मैंने बोली है वही चीज इन्होंने ये लिख दी है लैंग्वेज में। तो बस इतनी चीज यहाँ पे लिख के आप सेकंड लिख दो, ट्रू है, सेकंड में ट्रू है, जो चीज मैंने यहाँ पे बोली है वो चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट्स इट। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 1,2, ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ये दूसरा सेट दिया हुआ है 3,4, कह रहे हैं देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, बताओ 5 है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना। तो देखते हैं, हमें ये वाले सेट ही दिए हुए हैं इन्होंने, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 3,4, हमने ये यहीं पे लिख दो, ए इज इक्वल टू 1,2 और बी इज इक्वल टू 3,4, ये मैंने ऐसे कैसे उतार दिया। देन कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बताओ क्या है, 5 है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन 5 निकालूंगा, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था सेट चैप्टर में, किसी का भी इंटरसेक्शन कराओ 5 से तो आंसर 5 ही आता है, क्योंकि 5 और बी के अंदर तो कुछ कॉमन होएगा ही नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है। कह रहे हैं बी सेट और खाली सेट में बताओ क्या कॉमन होगा, तो बी कोई भी सेट है जैसे बी है 3,4 और खाली सेट क्या होगा हमारा, ये होगा, इसके अंदर इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर 5 आएगा। तो बी इंटरसेक्शन 5 तो ये हो गया मेरा, बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू मेरा 5 आंसर आ गया। देन अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 कराना है, तो मैं ए क्रॉस कराऊंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, मुझे यही तो निकालना है, यही निकालना है मुझे। देन अब बी इंटरसेक्शन 5 तो मेरा 5 आ गया, तो बी इंटरसेक्शन 5 की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये बी है, ओके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 की जगह मैं 5 लिख देता हूँ। अब मैंने आपको ये चीज़ ऊपर भी बताई है, यहाँ पे किसी भी सेट को हम क्रॉस कराएं 5 के साथ तो आंसर 5 आएगा, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। जैसे देखो बी की जगह 5 दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, ए क्रॉस बी, या बी की जगह 5 लिखूंगा मैं। मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताई तो है कि कोई भी सेट 5 नहीं हो सकता, अगर 5 होगा तो क्रॉस, जो हम ये क्रॉस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, यही चीज़ इन्होंने बोली हुई है। तो ए सेट क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर ऐसे होता 5 क्रॉस ए या 5 क्रॉस बी होता तो भी हमारा आंसर 5 ही आता। 5 का किसी के साथ भी क्रॉस कराओगे तो आंसर 5 ही आएगा, ओके। देन थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, इसको हम ट्रू लिख देते हैं क्योंकि ये ट्रू है, आंसर हमारा ट्रू आ रहा है क्योंकि इन्होंने बोला इज इक्वल टू 5 है, तो ये हमारा ट्रू है। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ का कह रहा है हमें एक सेट दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू -1,1, ये सेट दिया हुआ ए, कह रहे हैं फाइंड करो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, 3 बार करना है। तो सबसे पहले हमें 2 बार करना आता है तो 2 बार कर लेते हैं, ए क्रॉस ए हमें करना आता है, तो ए सेट को एक बार लिखो -1,1, एक और बार लिख दो ए इज इक्वल टू -1,1। अब ए क्रॉस ए कर दो, ए क्रॉस ए निकाल दो बस ये। सबसे पहले -1 को इसके साथ कराओ, फिर -1 को 1 के साथ कराओ, पेयर बना दो ना, -1, -1 हो गया पहले, फिर -1, 1 हो गया, -1, 1 ये बन गया। देन फिर ये वाला -1 खत्म हो गया, अब इस वाले 1 पे आ जाओ, 1, -1,
1 हो गया। ये मेरा ए क्रॉस ए आ गया। ए क्रॉस ए तो इतना ही आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए करना है, 3 बार करना है। ए क्रॉस ए तो मेरा आ गया। अब इसको दोबारा करना है, जो मेरा ये ए क्रॉस ए आया है, इसको क्रॉस कराना है मुझे ए से दोबारा। तो यहाँ पे मैं दोबारा ए लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू -1, 1। अब मुझे इन चारों का, ये जो 4 एलिमेंट है मेरे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका क्रॉस कराना है दोबारा इसके साथ, -1, 1 के साथ। अब ऐसे ही करेंगे, पहले ये वाला ले लूँगा, जैसे ये करते हैं ना बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। पहले ये वाला एलिमेंट ले लिया पूरा, उसको इस वाले -1 के साथ करा दिया। फिर ये दोबारा एलिमेंट दोबारा ले लूँगा, दोबारा एलिमेंट ये वाला ले लूँगा, तो उसको फिर ये इस वाले 1 के साथ करा दूंगा। पहले -1 के साथ, फिर 1 के साथ, ऐसे ही करना है। तो करा देते हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सबसे पहले ये वाला पूरा एलिमेंट लिखो, -1, -1। फिर जो इसके साथ मिल रहा है, सबसे पहले -1 मिल रहा है तो -1 लिख दो, ये बन गया 1। देन कॉमा लगाओ, फिर इसको दोबारा लो, इसको दोबारा 1 के साथ जोड़ दो। ये क्या है हमारा, -1, -1। इसको हम जोड़ देंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -1। देन अब ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, इस पे क्रॉस लगा दो। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे आ गया मैं। सबसे पहले क्या है मेरा, -1, 1, तो -1, 1 लिखा। देन उसको करा दो पहले वाले के साथ, -1। ये बहुत ध्यान से भरना, ठीक है, गलत हो जाता है। -1, 1 लिखा, उसको पहले वाले के साथ करा दिया। फिर दोबारा -1, 1 लिखो, उसको दूसरे वाले के साथ करा दो 1 के साथ, दूसरे वाला 1 है क्योंकि। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा ख़त्म। देन हम आ जाओ थर्ड वाले पे, इस पे। इसमें सबसे पहले क्या है, 1, -1। तो यहाँ पे अगली लाइन में लिख लेते हैं 1, -1। अब इसका कराना है, पहले वाले से कराओ, सबसे पहले -1 हो गया। देन फिर दूसरे वाले से करा दो, 1, -1 लिखा मैंने, उसका कराना है दूसरे वाले से। दूसरा वाला क्या है, 1 लिख दिया। देन ये वाला वर्ड भी मेरा ख़त्म हो गया। अब इस पे आ जाओ, सबसे पहले लिखा मैंने 1, 1, ये ऐसे कैसे लिखा, फिर उसका कराना मैंने पहले वाले से, तो पहले वाला लिख दिया। देन दोबारा मैंने 1, 1 लिखा, इसका क्या किससे कराना, दूसरे से, फिर मैंने 1 लिख दिया। दैट्स इट, ये मेरे बन गए ए क्रॉस ए आ गया मेरा। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, जैसे हम 2 का करते थे ए क्रॉस ए, वैसे 2 का किया। उसके बाद जब हमें तीसरा भी करने के लिए कह रहा है तो दोबारा क्रॉस ए लगाया। तो बस इस पूरे को एक एलिमेंट मान लो, इस पूरे को एक एलिमेंट मान लो, उसका क्रॉस करा दो इससे, पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ। ऐसी है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन